गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना कारक होता क्या है, कारक की परिभाषा को समझा और कारक के विभिन्न भेदों को और उनके मात्रक चिन्हों को भी हमने जाना। कारक के भेदों को हम विभक्ति चिन्ह या प्रसक के नाम से पुकारते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि विभिन्न कारक की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कारक की पहचान किस प्रकार से की जाती है और वाक्यों के माध्यम से कारक को हम कैसे जान सकते हैं। तो आदि विषयों को आज की कक्षा में हम सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर मात्रक चिन्ह ना भी हो, अगर हमारे सामने कारक चिन्ह नहीं भी हो, तो किस प्रकार से हम कारक की पहचान करेंगे। इन विभिन्न विषयों को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है कारक का प्रथम रूप कर्ता कारक। इनके विषय में जान लेते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हमने पिछले कक्षा में ही जाना था। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। विभक्ति चिन्ह को प्रसक भी कहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ बातों को कि विभक्ति चिन्ह को प्रसक भी कहा जाता है। अब आइए इनकी परिभाषा को ले लेते हैं। कर्ता कारक की शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमको क्रिया के करने वाले का बोध होता है, अर्थात कार्य को करने वाले की का पता चले, कौन कार्य को कर रहा है इसका पता हमें चलता है जो वाक्य के माध्यम से, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। कैसे, ये तो परिभाषा हम जान गए, परंतु यहाँ हम देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। किसान ने हल चलाया। हम देख रहे हैं कि वाक्य से हमें कार्य के करने वाले का पता चले, यानी कि कार्य को कौन कर रहा, हल कौन चला रहा, किसान चला रहा। तो कर्ता के बारे में पता चल रहा, किसान के बारे में पता चल रहा। किसान कौन है, कार्य को करने वाला, अर्थात कर्ता का बोध हो रहा है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो समझ में आया कि जिस शब्द के जिस रूप से हमको क्रिया के करने वाले का बोध होता है, अर्थात कार्य के करने वाले का हमें पता चलता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब आता है पहचान कि किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं वाक्य के माध्यम से ये कौन सा कारक है। तो किसान ने हल चलाया, तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ तो विभक्ति चिन्ह ने है और आपने बताया था कि विभक्ति चिन्ह अगर ने नजर आए तो ये कर्ता कारक है। परंतु हाँ, ये कर्ता कारक है, परंतु आपको ठीक एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि नीरा बाजार जा रही है। यहाँ पर कोई कर्ता कारक नहीं है, तब आप कैसे पहचान कर सकते हैं ये कौन सा कारक है। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नियम अपनाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न के साथ उत्तर के साथ प्रश्नों को लगाकर आप पहचान कर सकते हैं ये कौन सा कारक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, नीरा बाजार जा रही है। आप प्रश्न लगा सकते हैं उत्तर के साथ। आपको उत्तर में अगर कर्ता बाहर निकल के आए तो ये कर्ता कारक है। ये पहचान नंबर दूसरा है जिससे आप पहचान कर सकते हैं। जहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दिए तब आप क्या करेंगे, तब आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीरा बजा, आप प्रश्न लगाइए कौन, किससे या किसने, तीनों में से कोई एक प्रश्न लगा सकते हैं। तो मैं प्रश्न लगाती हूँ, कौन बाजार जा रही है। आपको उत्तर में कौन बाहर निकल के आएगा, नीरा। अगर नीरा बाहर निकल के आए, आप बोलोगे नीरा एक कर्ता है, यानी कि ये कौन सा कारक हो गया, ये कर्ता कारक होगा। तो जिस वाक्यों में आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे तो उससे आप लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ प्रश्न लगाना है। अगर प्रश्न लगाने के साथ आपको उत्तर में अगर कर्ता बाहर निकल के आए तो ये कर्ता कारक होगा। तो हमें समझ में आ गया कि कर्ता कारक की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाला, अर्थात कार्य के करने वाले का पता चले, अर्थात कर्ता का पता चले, वो होगा कर्ता कारक। किसान ने हल चलाया, कौन कार्य कर रहा हल चलाने का, तो किसान, ये कर्ता कारक है। आप बोलोगे कैसे पहचाना आपने, तो ये विभक्ति चिन्ह ने भी दिखाई दे रही है, यानी कि कर्ता कारक है। परंतु ठीक आपको कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको विभक्ति चिन्ह नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे पहचान कर सकते हैं। आप क्या करेंगे,
उदाहरण के साथ प्रश्न लगाएंगे। कैसा प्रश्न लगाएंगे? WH क्वेश्चन लगाएंगे। कौन, किससे, किसने, कौन, किससे, किसने, इस तरह के प्रश्न लगाएंगे। अगर आपको कौन बाजार जा रही है तो मीरा बाजार जा रही है। अगर कर्ता बाहर निकल जाए तो यह कर्ता कारक होगा। ठीक, अब हम अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। अगला कारक है हमारा कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। विभक्ति चिन्ह को प्रसव भी कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े, हमने पहले भी जाना था, क्रिया का फल जिस पे पड़े वो होगा कर्ता, आपका कर्म कारक होगा। तो कर्ता का प्रभाव किसी क्रिया पे पड़े परंतु उसका फल, आपको क्रिया का फल किसी और पे पड़ता हो, वो होगा कर्ता का कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने जो मारने की क्रिया कर रहा है, मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ कर्म कारक का। राम ने रावण को मारा। तो राम जो क्रिया कर रहा है मारने का, किसको मारने की क्रिया को कर रहा है? रावण को। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पर। ये कर्म कारक है। आइए इसके परिभाषा को हमने समझा, परंतु एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। अध्यापिका जो है वो कौन सा कार्य कर रही है? पढ़ाने का। परंतु पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? छात्रों पर, यानी कि कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। और आप बोलोगे यहाँ विभक्ति चिन्ह को है तो यहाँ की कौन सा कारक होगा? ये कर्म कारक ही है। परंतु ठीक इसके नीचे में देखती हूँ मैं, पिताजी मैच देख रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पिताजी मैच देख रहे हैं। आप ठीक प्रकार आप कैसे पता कर सकते हो ये कौन सा कारक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर के साथ प्रश्न जोड़ना है। प्रश्न क्या लगा सकते, किसको या क्या? पिताजी मैच देख रहे हैं। पिताजी क्या देख रहे हैं? तो उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है मैच। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिताजी मैच देख रहे हैं। पिताजी एक कर्ता है, क्रिया क्या करें? देखने की। परंतु आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है? मैच, यानी कि बेच क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैच के ऊपर। मैच क्या है? कर्म कारक है। तो ये कर्म कारक है। आप प्रश्न लगा सकते हैं इस तरह से, पिताजी क्या देख रहे हैं? पिताजी, प्रश्न लगाइए, पिताजी क्या देख रहे हैं? आपको उत्तर में मैच आए। मैच मैंने पहले बताया यह एक कर्म है, तो ये कर्म कारक ही होगा। आपको बीच में यदि कोई शब्द दिखाई दे, अगर बीच में क्रिया के साथ, कर्ता के साथ बीच में कर्म दिखाई दे, तो ये कर्म कारक ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपने प्रश्न लगाया, सामने ना कर्ता बाहर निकल के आया ना क्रिया बाहर निकल के आया, उत्तर में कर्म बाहर निकल के आए, यानी ये कर्म कारक है। आपको क्रिया के साथ प्रश्न लगाना है। पिताजी क्या देख रहे हैं? पिताजी मैच देख रहे हैं। तो कर्म बाहर निकल के आए, अर्थात ये कर्म कारक है। तीसरा हमारा है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है क्या है? से या द्वारा। किसी की सहायता से कोई कार्य को हम करते हैं वो होता है कर्म कारक। आइए परिभाषा देख लेते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य को करता है, अर्थात कर्ता जो है किसी की सहायता से या किसी कार्य को पूर्ण करता है, वो होता है आपका करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। तो वो ट्रेन से आया, यानी कि वो अपना ट्रेन से गया, वो जाने की क्रिया जो कर रहा किसी की सहायता से करे, किसकी सहायता से? ट्रेन से। और आप बोलो कि यह विभक्ति चिन्ह से है, यानी कि ये कौन सा कारक है? करण कारक। परंतु हम ध्यान देंगे से विभक्ति चिन्ह किसी और कारक का भी है, परंतु उस कारक में अंतर कैसे पता करना है? हमको यहाँ पर जो कार्य होगा किसी की सहायता से होगा, तभी हम यहाँ पर आपका करण कारक करेंगे। जैसे कि हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथ पुरस्कार पाया। आप देख सकते हैं
हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया? राष्ट्रपति के द्वारा। जो क्रिया हो रही किसी के सहायता से हो, किसी की मदद से हो, वो होगा आपका करण कारक। जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ, तो आप बताओगे कि कौन सा कारक है, तो आप बोलोगे सीधा कलम से, क्योंकि मैं लिखने का कार्य जो करी हूँ वो कलम की सहायता से करी, यानी कि ये करण कारक ही होगा। तो आपको समझ में आया, किसी की सहायता से जब कोई कार्य हो वहाँ पे आप करण कारक करेंगे। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है संप्रदान, यानी कि अपनी चीज़ किसी को देना, दान देना, प्रदान करना। इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए हेतु। आपको क्या करना है, आपको वाक्य में कहीं भी कोई चीज़ किसी को दान दी जा रही है, किसी को प्रदान की जा रही है, आप वहाँ पर संप्रदान कारक हो सकता है, परंतु हम विभक्ति चिन्ह और प्रश्नों को लगाकर अवश्य देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य को करता था, किसी के लिए कार्य को करता है, किसी को कुछ देता है या किसी को बताने का कार्य करता है, उस शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। बाढ़ पीड़ितों को क्या किया गया? चंदा जमा दिया जा रहा है, चंदा प्रदान किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा संप्रदान कारक। माँ ने सबको भोजन खिलाया। आप प्रश्न, यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह दिख नहीं रहा है, तो आप प्रश्न लगा सकते किसको, किसके लिए, किस हेतु। आप प्रश्न लगाइए, माँ ने किसको भोजन खिलाया? सबको। यानी कि कोई चीज़ किसी को दान दी जा रही है, वहाँ प्रदान कर दी जा रही है, तो वो होगा संप्रदान कारक। यहाँ तक किसी को समस्या ना हुई होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपदान कारक में क्या होता है कि इसकी पहचान है विभक्ति चिन्ह से। हमने जाना करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है और अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह से है, परंतु दोनों में क्या अंतर है, इनको आज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम में से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डराने या लजाने का भाव पता चलता है, उससे अपदान कहते हैं। जैसे कि आपको किसी वाक्य में कोई चीज़ अलग होती हुई, दूरी बताती हुई या किसी लजाने का भाव आता हो, डर का भाव होता हो, वहाँ पर आपका अपदान कारक होता है। यानी कि हमने जाना करण कारक में क्या होता है, कोई चीज़ किसी की सहायता से कार्य पूरा होता है, परंतु अपदान कारक में कोई चीज़ अलग होती हुई दिखाई दे, दूरी जाती हुई बताई जाए, डर या भय का भाव आए, तभी वो अपदान कारक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, पहाड़ों से झरना गिरा। एक पहाड़ है, उससे झरना अलग होता है, यानी कि कौन सा कारक है? अपदान पर भी है, परंतु वाक्यों में अंतर है। वाक्यों को आप सही पहचान कर ही उसका नाम लिख सकते हैं। पहाड़ों से झरना बहा। बाघ शिकारी से डर गया। यहाँ बाघ शिकारी किससे डर गया, यहाँ प्रश्न लगा सकते हैं, तो शिकारी से। जहाँ आपको डरने का भाव आ गया, लजाने का भाव आ गया, तुलना करने का भाव आ गया, वहाँ पर अपदान कारक होगा। अगला है हमारा सबसे सरल और सटीक संबंध कारक। इसकी रारेरी। जैसे इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस शब्द से दो संज्ञा अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात हो, जहाँ पर दो संज्ञा सर्वनामों का आपस में संबंध ज्ञात हो, उसका होगा संबंध कारक। जैसे किसका, किसकी, किसके लिए शब्द भी आ रहे हैं। रमेश का बल्ला टूट गया, तो किसका बल्ला किसका था? रमेश का था, तो रमेश का संबंध उस बल्ले से, यानी कि ये संबंध कारक है। यह महेंद्र सिंह धोनी का घर, ये किसका घर है? यहाँ अगर हमें नहीं भी पता चले, हम प्रश्न लगा सकते हैं, किसका, किसकी, किसके लिए। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हम लगा सकते हैं। अगर उत्तर में हम किसी के साथ संबंध ज्ञात हो तो वो होगा संबंध कारक। जैसे मीरा का भाई रमेश है, ये कौन सा कारक होगा? संबंध कारक, क्योंकि मीरा का संबंध जो है रमेश से है। यह मेरी पुस्तक है, मेरा संबंध किससे है? उस पुस्तक से है, तो ये होगा संबंध कारक। तो जहाँ पर आपका आपसे संबंध ज्ञात हो वहाँ होगा संबंध कारक। अगला हमारा देख सकते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा जिस रूप से क्रिया में समय,
स्थान, अवसर आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जहाँ पर समय, स्थान या किसी अवसर का पता चले वो होगा अधिकरण कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है मैया पर। पेड़ पर मैना जो है वो कहीं और नहीं बैठी है, हवा में नहीं बैठी है, वो पेड़ पर बैठी है। यानी कोई चीज़ किसी पर डिपेंड हो वो हाँ होगा अधिकरण कारक। मछली पानी में है, मछली पानी में, मछली इसी तरह हवा में नहीं है, वहाँ है वो पानी के अंदर में है। यहाँ कोई चीज़ किसी पर डिपेंड हो, किसी पर आधार हो, वो होगा आपका अधिकरण कारक। जैसे छत पर सोनिया की किताब रखी है, तो यहाँ प्रश्न बना सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है विभक्ति चिन्ह है, यानी कि यह अधिकरण कारक है। सोनिया की किताब कहाँ रखी है, तो छत पर। जहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई दे पर और यहाँ पर कोई चीज़ किसी पर आधार हो, किसी पर डिपेंड हो, वो होगा अधिकरण कारक। जैसे गिलास में दूध रखा है, गिलास के अंदर दूध रखा है, कोई चीज़ किसी पर डिपेंड है, वो होगा आपका अधिकरण कारक। जैसे मैंने ये कलम पुस्तक पे रखी, मैंने ये कलम पुस्तक पे रखी, ये कौन सा कारक होगा, अधिकरण। ये कलम जो है किसी के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। और अंतिम में हमारा अगले भाग की ओर चलते हैं, संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, किसी को पुकारने, बुलाने का भाव। इसका विभक्ति चिन्ह है अरे, अहो, अजी। इसकी पहचान है ओ, अरे। देख सकते हैं हम लोग जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने या संबोधन करने का भाव दिलाता हो, वहाँ संबोधन कारक है। यहाँ पर किसी को बुलाने, रिस्पेक्ट देने, किसी से याद करने, किसी को पुकारने का भाव आए, उसे होगा संबोधन कारक। वहाँ पर जैसे हे राम, इस तरह के। और यहाँ पर जब आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ भी दिखाई दे शब्दों के अंदर, वहाँ पर आपकी पहचान है, यह संबोधन कारक है। ओ लड़के, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है और किसी लड़के को बुलाने का भाव आ रहा, यानी कि ये कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, हे प्रभु मेरी आप लोगों के सामने, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ विस्मयादि बोधन और प्रभु को बुलाने का भी कार्य हो रहा है, यानी कि ये कौन सा कारक होगा, ये होगा संबोधन कारक। तो चलिए कुछ अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। तो अभ्यास कार्य में है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, अपदान कारक। तो इस तरह से 8 भेद होते हैं। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चले उसे कौन सा कारक है। जिन वस्तुओं में संज्ञा और वस्तुओं के साथ संबंध का पता चले, आपसी संबंध का पता चले, और जहाँ वो कौन सा कारक होगा, तो मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर आपको संबंध दिखाई दे वो होगा संबंध कारक। अगला हमारा वाक्य में क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में अगर क्रिया कोई कार्य को कर रहा है, जैसे किसान हल चला रहा है, हल चलाने के कार्य को कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो वो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक है। क्रिया को करने वाला था, कार्य को करने वाला को हम कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूरी बताने, वस्तु को अलग होने या तुलना करने का पता चले, वहाँ पर कौन सा कारक होगा, मैंने पहले बताया। जहाँ पर दूरी, भय, ले जाने का भाव आए वो होगा अपदान कारक। चलते हैं अगले भाग की ओर। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, तो कृष्ण का संबंध किसके है, सुदामा से है। ये कौन सा कारक होगा, ये होगा संबंध कारक। बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो किसी की सहायता से कोई कार्य हो रहा है। बच्चा दूध पीने से भी विभक्ति चिन्ह है, परंतु यह अपदान नहीं हो सकता। यहाँ की चीज़ किसी से अलग नहीं हो रही है, परंतु किसी की सहायता से कोई कार्य हो रहा, यानी कि कौन सा कारक होगा, करण कारक।
ममता सितार बजा रही है। ममता भी है, कर्ता है, परंतु बीच में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है? सितार पर पड़ा है, यानी कि कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। राम दशरथ के बड़े पुत्र का नाम था, तो राम का राजा दशरथ का संबंध किससे है? राम से है, तो ये कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। अगला है पृथ्वी सूर्य से दूर है। यहाँ दूरी बताने का भाव आ रहा है, से भी आ रहा विभक्ति चिन्ह, परंतु करण कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्य पूरा होने का बात नहीं की जा रही है किसी की सहायता से, परंतु दूरी बताने की कार्य बात बताई जा रही है, वो होगा अपदान कारक। अगला है महल में दीपक जल रहा है। महल में दीपक, तो महल का जो आधार है वो क्या है? दीपक है, तो यहाँ पर में है, तो ये में विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का है। कहाँ दीपक जल रहा है? तो महल में, तो ये अधिकरण कारक है, क्योंकि दीपक जो महल के अंदर में है, किसी चीज़ पे डिपेंड है, तो अधिकरण कारक है। बाबूजी आप यहाँ बैठे, यहाँ विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रही है, विस्मयादिबोधक। मैंने पहले बताया था, जहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दे और किसी को संबोधन करने का कार्य हो, तो वो होगा संबोधन कारक। अगला है हमारा भूखों को अन्न देना चाहिए। भूखों को अन्न देना चाहिए, यानी किसी को कोई चीज़ प्रदान करनी चाहिए, यहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो आज की कक्षा में हमने कारक के संपूर्ण भाव को पढ़ा, तो आप सभी कारक से संबंधित वाक्यों का अभ्यास करें और उसकी पहचान करें। आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।